आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे हमने भी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके हिसाब से हम आपको एक फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एनसीईआरटीज एंड द कंप्लीट सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स ऑफ सम ऑफ द टॉपिक्स और सम ऑफ द चैप्टर्स इन योर फिजिक्स क्लास 11, 12, 9th एंड 10th फिजिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक बात पढ़ी थी अभी कुछ दिनों पहले कि हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, पर उसमें हमने बस केवल सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने उसकी वैल्यू निकाली थी कि एल की वैल्यू क्या आती है, उसका यूनिट क्या होती है और वो कैसे किसी करंट वायरिंग कॉइल पे डिपेंड करता है। तो आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बात समझनी है या फिर क्या बात सीखनी है, वो ये कि जब हमने कभी सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, हम जिस भी कॉइल के अंदर करंट चेंज करते हैं उसी के अंदर एक बैक ईएमएफ बनता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बैक ईएमएफ खुद के जनरेट कर लेता है। किसकी वजह से जनरेट करता है, जब तक करंट में चेंज होता है। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस। वहां पर कॉइल भी सेम थी, उसी कॉइल में करंट चल रहा था तो ईएमएफ भी उसी कॉइल में बन रहा था। लेकिन जब हम कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि करंट हम किसी एक दूसरी कॉइल में, पर्टिकुलर कॉइल में चेंज कर रहे हैं और ईएमएफ किसी दूसरी कॉइल में बन रहा है। ठीक है, तो अब उसको कैसे हम अपने इमेजिनेशन को या अपने थॉट्स को कैसे डेरिवेशन में एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है या एक सोलेनोइड है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है एल, लेंथ कितनी है इसकी एल, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एल, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एल। ठीक है ना, अब इसमें कितना करंट चल रहा है आई वन, कितना करंट चल रहा है आई वन। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की इसके अंदर खुद का सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब हमें एक बात और पता चल गई है और वो ये कि अगर मैं एक कोई इसके अंदर वो रख दूं, है ना, ये क्या है, दूसरी कॉइल है। ठीक है ना, इस कॉइल को मैंने क्या कर दिया, इस वाली बड़ी वाली कॉइल के अंदर रख दिया। अब एक बार बताओ मुझे, ये बड़ी वाली कॉइल है, इसका एरिया क्या होगा A1, इसका एरिया क्या होगा A2। अगर एक को इस कॉइल का नाम है फर्स्ट और इस कॉइल का नाम क्या है सेकंड। ठीक है ना, ये क्या है हमारी फर्स्ट कॉइल, ये क्या है हमारी सेकंड कॉइल। तो हमने फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सेकंड कॉइल रख दी। ना तो हमने सेकंड कॉइल को फर्स्ट कॉइल से टच करा, ना हम कुछ भी कर रहे हैं इसको, इनके बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं करें। लेकिन हम क्या बात नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं I1 की वैल्यू चेंज करता हूँ इसके अंदर खुद में करंट बन जाता है। मतलब हम करंट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट टचिंग और बाय यूजिंग अ सिंपल मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी को हमें पढ़ना है। उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहने का मतलब आपने एक कॉइल में करंट चेंज करा और उस कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल में अपने आप एक करंट बन गया, जैसे क्या बन गया ईएमएफ, उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए हम इसका डेरिवेशन कैसे प्रूव करते हैं। अब एक बार बताइए मुझे, जो भी इसके अंदर फ्लक्स बनेगा सेकंड वाली कॉइल के अंदर, इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितना करंट चल रहा है, या फिर इसके अंदर जो भी ईएमएफ बनेगा वो डिपेंड करता है कि इसमें कितना करंट चल रहा है ना। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी फ्लक्स बनेगा ∅2 किसके अंदर ∅2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट कॉइल के करंट पे, क्योंकि इसके पास अपना तो खुद का करंट है नहीं। अगर इसके अंदर जो भी फ्लक्स बनेगा तो किस पर डिपेंड करेगा, केवल इसकी करंट पे। ठीक है ना, फिर ∅2 इक्वल्स टू MI1। ठीक है, यहाँ पे हमका मतलब क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, अब हम उसके लिए ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस का, अगर E2 के लिए निकाल रहे हैं तो d∅2/dt। ठीक है, तो क्या बन गया माइनस का M di1/dt। ठीक है, M क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो क्या आ गई बाहर और di1 लगातार चेंज होगा क्योंकि उसी की वजह से हम क्या बनाएंगे ईएमएफ, तो वो कहाँ गया अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमने E2 निकाल दिया और यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में उसका रिलेशन निकाल दिया कि E2 इक्वल्स टू M di1/dt। तो हमने उसका रिलेशन निकाल दिया क्या, E2 इक्वल्स टू M di1/dt। कहने का मतलब दूसरे के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाली कॉइल के करंट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लॉजिक था।
अब हमें क्या बात पढ़नी है कि इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी m। जिस तरीके से हमने L को कैलकुलेट करा था सेल्फ इंडक्टेंस को, उसी तरीके से हम कुछ कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ठीक है ना। अब उसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रहा है तो इस वाली कॉइल के अंदर सेकंड कॉइल जो है उसके अंदर कितना फ्लक्स बन रहा होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स उसके अंदर चेंज होगा उसके हिसाब से उसका ईएमएफ बनेगा। और फिर वहां से हमें फॉर्मूला निकालते थे जिसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले फॉर्मूला से, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाले केस में करा था। तो चलो उसके लिए पढ़ते हैं क्या होगा। मान लीजिए पहली वाली कॉइल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा V1, उसका फॉर्मूला क्या होगा, V0 N1 I1 अपॉन L। क्या होगा, V1 इक्वल्स टू V0 N1 I1 अपॉन L, ठीक है ना। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना जा रहा होगा सेकंड वाली कॉइल के अंदर, वो किसके बराबर होगा, इसके एरिया के। यानी कि मतलब वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं कवर कर सकता, वो बस कितना कवर करेगा, इतना इसका खुद का एरिया होगा। तो फ्लक्स भी कितने से बनेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया के अंदर जाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया के अंदर जाएगा वो क्या होगा, φ2 इक्वल्स टू B1 इंटू A2। तो कितना फ्लक्स बनेगा, φ2 की वैल्यू क्या होगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का किसके अंदर जाएगा, इसके एरिया के अंदर, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे, φ2 B1 की वैल्यू क्या है, V0 N1 I1 L इंटू A2, ठीक है ना। हमने φ2 की वैल्यू निकाल दी। अब हमें पता है लैंजरो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस का n। अगर 2 के लिए बात कर रहा हूँ तो 2 अपॉन dt, और n भी क्या आएगा, सेकंड वाला आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस का n टू d फाइव की वैल्यू कितनी है, V0 N1 I1 A2 अपॉन L, और यहाँ क्या जाएगा हमारा dt, ठीक है। फिर क्या होगा, V0 बाहर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है, N1 कांस्टेंट वैल्यू है, N2 कांस्टेंट वैल्यू है, एरिया कांस्टेंट है, पर करंट अलग वैल्यू है, जो करंट लगातार हम क्या कर रहे हैं चेंज, और नीचे का जाएगा यहाँ पे L। तो E2 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, E2। अच्छा, इससे पहले वाले केस में हमने एक बात पढ़ी थी, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू माइनस का n di अपॉन dt। जो दूसरे वाली कॉइल में ईएमएफ बनेगा वो पहली वाली कॉइल के करंट के रेट ऑफ चेंज के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे, E2 के जगह पे E2 वाला है, di अपॉन dt की जगह di1 अपॉन dt आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, तो m की जगह क्या होगी, ये वाली। तो यहाँ से हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकलेगा, V0 N1 N2 A2 अपॉन L, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यहाँ से हमने क्या बात सीखी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सिंपल है बिल्कुल, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस है उस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम करा कि हमने ये कंपेयर करा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाला और जो दूसरे वाला हमने निकाला अपने फॉर्मूले से बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो उनकी आपस में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद हमने उसको कंपेयर करा, फिर कंपेयर करने के बाद हमने एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की अपनी फिक्स वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू ये होती है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। जो सेल्फ इंडक्टेंस की वही किसकी यूनिट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट या फिर जेई में, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही आते हैं, ठीक है ना। और आपको समझना पड़ेगा कि हाउ कैन वी इंक्रीज द म्यूचुअल इंडक्टेंस और हाउ कैन वी डिक्रीज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। जिस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करा था, उसी तरीके से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए कैसे, म्यू नोट की वैल्यू बढ़ा दो, कैसे बढ़ाएंगे, इसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दो तो उससे क्या होगा, इसका म्यू नोट बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो किसी भी कोई, चाहे N1 या N2, अगर दोनों के बढ़ा दिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एरिया का कर दो, जब बढ़ा दो, मतलब पहले वाले का एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो ज्यादा फ्लक्स पास होगा, ज्यादा फ्लक्स पास होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एल कर दो कम, कोई कर दो छोटी, कोई छोटी कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कोइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में केवल इतने। थैंक यू।